नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को मुंबई से बारामती ले जा रहा प्लेन हादसे का शिकार हो गया, जिसमें अजीत पवार समेत प्लेन में बैठे 5 लोगों की जान चली गई। विमान हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताने वाले बयानों पर अजीत पवार के चाचा शरद पवार ने नाराजगी जताई और घटना को सिर्फ एक हादसा बताया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिप्टी जीएसटी कमिश्नर पद से इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार उस वक्त विवादों में फंस गए जब उनकी नौकरी के पीछे दिव्यांग कोटे से जुड़े फर्जीवाड़े की जानकारी सामने आई और रूस ने यूक्रेन में यात्रियों को ले जा रही एक चलती ट्रेन पर ड्रोन हमला कर दिया, जिसकी तुलना ज़ेलेंस्की ने आतंकी हमले से की। महाराष्ट्र के बारामती में राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान हादसे का डरा देने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो को जिस किसी ने देखा वो बुरी तरह दहल गया, क्योंकि उसमें वो विमान आसमान से सीधे जमीन पर तेजी से गिरता दिखाई दिया और जमीन से टकराते ही उसमें भयानक विस्फोट हो गया, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। हादसे के बाद वो विमान आग के गोले में तब्दील हो गया था। आग की भयावह लपटें आसमान की तरफ उठती नजर आई। यह हादसा सुबह 8:46 पर हुआ। विमान में अजीत पवार समेत 5 लोग मौजूद थे, लेकिन चंद सेकंड के अंदर ही वो विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान ने सुबह 8:10 पर मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी। बारामती में अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। बारामती पहुंचने पर विमान अचानक हवा में डगमगाने लग गया। पायलट ने विमान को संभालने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वो विमान क्रैश हो गया। दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। विमान के गिरने के बाद वहां हाहाकार मच गया। आसपास रहने वाले लोगों ने वहां भीड़ जमा हो गई। तब तक काफी देर हो चुकी थी, लेकिन विमान के गिरने के बाद उसमें भीषण आग लग गई थी और उसकी वजह से वहां मदद के लिए पहुंचे लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। हादसे के शिकार होने के बाद विमान 2 हिस्सों में टूट गया। विमान के इंजन और उसके दूसरे हिस्से घटना वाली जगह पर हर तरफ बिखरे दिखाई दिए और विमान हादसे की जानकारी मिलने के बाद फौरन वहां फायर ब्रिगेड की टीम के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए थे, लेकिन वहां का मंजर देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि विमान हादसे के बाद आग में जलकर सब कुछ राख हो चुका था। इसके बाद विमान में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। लोगों के मुताबिक जमीन से टकराने के बाद विमान में 4 से 5 धमाके हुए। आग लगी थी पूरे प्लेन को और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। भयानक हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनके एक सुरक्षाकर्मी समेत 5 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद विमान में बैठे लोगों के शव हर तरफ बिखरे नजर आए। बुरी तरह झुलसने की वजह से शवों की पहचान तक नहीं हो पा रही थी। हालांकि बाद में अजीत पवार की पहचान उनकी कलाई पर बंधी घड़ी से हुई, जो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। मतलब जिस घड़ी को अजीत पवार ने अपनी राजनीतिक पहचान बनाया, वही घड़ी उनके पार्थिव शरीर की आखिरी पहचान भी बनी। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उनका शव बुरी तरह जला हुआ था। पण त्या दिल्या आणि साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहीत नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईडला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं ते पाहिलेलं. नंतर त्यांनी मग आम्हाला मग आम्ही कापड ब्लँकेट ही नवीन नेली आणि मग त्यांना असं म्हणजे ते गुंडाळलं. त्यांच्या हातात ते वॉची काहीतरी होतं. त्यानंतर ते माणसांनी ओळखले की हे दादाच आहेत. गढ़ी एनसीपी अजीत पवार गुट का चुनाव चिन्ह है। पहले पूरी एनसीपी का वही था। अजीत पवार ने इसी चुनाव चिन्ह के लिए अपने चाचा शरद पवार के साथ सियासी और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और इसे अपनी पहचान के रूप में स्थापित किया। बारामती में जब विमान हादसे के बाद आग की लपटें बुझाई गईं, तो शवों के बीच अजीत पवार की पहचान उनकी कलाई पर बंधी घड़ी से ही की थी। प्रशासन के एक अधिकारी ने उनकी कलाई की घड़ी देखकर उनके शव की पहचान की। उसके बाद उनके शव को कंबल में लपेटकर अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा दूसरे शवों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। अजीत पवार के विमान हादसे में मारे जाने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। जिस किसी ने भी हादसे के बारे में सुना, वो दौड़ता हुआ घटना वाली जगह पर पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिरकार किस वजह से ये पूरा क्रैश हुआ है, इसलिए आसपास के जो जितने भी लोग हैं उन्हें क्रैश साइट पर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है।
हादसा किस वजह से हुआ इसकी जांच शुरू कर दी गई। विमान का ब्लैक बॉक्स भी ढूंढ लिया गया। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक हादसे से पहले उस विमान ने आसमान में एक चक्कर भी लगाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो विमान अचानक नीचे गिर गया। आमच्या पाठीमागेच विमानतळ म्हणजे एरोप्लेनची धावपट्टी आहे आणि ते आम्ही बाहेर काम करत असताना अगोदर आलेलं विमान ते आम्ही म्हणजे पाहिलेलं, पण ते असं चांगलं गेलेलं, वरून उडून गेलं. ते रिटर्न फिरून परत माघारी आलं आणि गावाकडे गेलं. गावाकडून आल्यानंतर ते खूप खाली म्हणजे आलतं आणि खाली आल्यानंतर आम्ही बाहेरच होतो. ते असं वरती जायचं ते धावपट्टीच्या कडेला असं ते क्रॅश झालं आणि क्रॅश झाल्याबरोबर असं पलटी होऊन त्याचा असा मोठा स्फोट झाला. जमीन से टकराने के बाद उस विमान के परखचे उड़ गए और जैसे ही अजीत पवार के निधन की खबर उनके समर्थकों को मिली, वो बारामती के अहिल्याबाई होलकर अस्पताल के बाहर पहुंच गए। अपने नेता के निधन की खबर मिलते ही एनसीपी के हजारों कार्यकर्ता अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े और अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए अस्पताल के बाहर डट गए। बारामती के उस अस्पताल के बाहर हर तरफ बस अजीत पवार के समर्थकों की भीड़ ही दिखाई दी। अस्पताल के गेट से लेकर अंदर जाने वाले रास्ते तक, छतों पर, रेलिंग पर, सीढ़ियों पर, हर तरफ बस लोगों का हुजूम दिखाई दिया। इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई कि पुलिसकर्मियों को उन्हें संभालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई घंटों तक भीड़ में मौजूद लोग अस्पताल के बाहर खड़े रहे, अजीत पवार के शव का इंतजार करते रहे। इस दौरान अजीत पवार के समर्थकों को पुलिस वालों ने जमीन पर बैठने के लिए कह दिया, लेकिन पुलिस की अपील के बाद भी अजीत पवार के समर्थक अस्पताल के बाहर खड़े रहे। हालांकि पुलिस के बार बार कहने पर वो जमीन पर बैठकर अजीत पवार के अंतिम दर्शन का इंतजार करते दिखे। इस दौरान अपने नेता के निधन पर एनसीपी की एक महिला कार्यकर्ता तो बिलक बिलक कर रोती दिखी। अस्पताल के बाहर पहुंचे एक व्यक्ति ने अजीत पवार के निधन को पूरे महाराष्ट्र के लिए बड़ी क्षति बताया। आज संपूर्ण महाराष्ट्राला खूप असं दुःख झालं आहे। कोणाला विश्वास न बसणारी गोष्ट आहे। आज संपूर्ण महाराष्ट्राला दादा सोडून गेले, ह्यामुळं महाराष्ट्रावर पूर्ण शोकाकाळ आहे। थोड़ी देर में पवार परिवार के सदस्यों का अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। शरद पवार के पोते रोहित पवार जैसे ही अस्पताल पहुंचे, वहां चीख पुकार मच गई। रोहित पवार अपनी कार से निकलने के बाद रोते हुए अस्पताल के अंदर दाखिल हुए, लेकिन अस्पताल के बाहर अजीत पवार के समर्थकों का जमावड़ा बढ़ता ही चला गया। एक समर्थक अजीत पवार की एक बड़ी सी तस्वीर हाथों में लेकर पहुंचा। थोड़ी देर बाद अजीत पवार के चाचा शरद पवार भी अस्पताल पहुंच गए। उनके चेहरे पर भतीजे के निधन का दुख साफ नजर आया। मुंबई से बारामती एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर से उतरते ही शरद पवार ने अफसरों से हादसे के बारे में जानकारी ली। रनवे स्टार्ट होतो त्याच्या डाव्यापासून विमान हादसे की खबर मिलते ही पूरे पवार परिवार में कोहराम मच गया। जो जहां था वहां से तुरंत बारामती के लिए निकल पड़ा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले अपने भाई अजीत पवार के निधन के बाद भाभी सुनेत्रा पवार के साथ बारामती पहुंच गई। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी फूट फूट कर रोती दिखी। भाई के निधन के बाद उनकी आंखों से निकल रहे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और कभी वो खुद को संभालती दिखी तो कभी अपनी भाभी यानी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को संभालती दिखी। अजीत पवार के निधन की खबर से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। महाराष्ट्र के लातूर जिले में मौजूद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बाबा साहेब पाटिल और एनसीपी नेता विक्रम काले को जैसे ही इस हादसे के बारे में जानकारी मिली, वो टूट गए। दोनों नेता भावुक होकर एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोते दिखे। आपला नेता गेला पाटील पोरगा गेला। अजीत पवार के निधन की खबर सुनकर पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे भी भावुक हो गए। अजीत पवार को पिता समान बताते हुए वो रोते बिलखते दिखाई दिए। सुबह हुए विमान हादसे की दुखद खबर मिलने के बाद बारामती में पूरे महाराष्ट्र से नेताओं का जमावड़ा लग गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बारामती पहुंच गए। उनके साथ महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत भी पहुंचे। अजीत पवार के निधन की खबर मिलते ही पूरे पवार परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हादसे की खबर मिलते ही अजीत पवार के भतीजे युगेंद्र पवार बेहद भावुक नजर आए और फोन पर किसी से बात करते हुए वो अपने आंसू ही नहीं रोक पाए।
योगेंद्र पवार अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी शरद पवार गुट ने योगेंद्र पवार को अजीत पवार के खिलाफ बारामती विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन चाचा अजीत पवार ने भतीजे योगेंद्र को हरा दिया था। अजीत पवार के निधन की जानकारी मिलते ही शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख भी फूट फूट कर रोते दिखे। इधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अजीत पवार को याद किया। पीएम ने महाराष्ट्र और देश के विकास में उनके योगदान का जिक्र किया और उनकी सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने अजीत पवार को समाज के लिए एक समर्पित नेता बताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। और इस सब के बीच बारामती में एयरपोर्ट पर आईएलएस यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के न होने को हादसे की सबसे बड़ी वजह माना गया। यह उपकरण रेडियो सिग्नल भेजता है जो विमान को खराब मौसम, कोहरे, बारिश या साफ न दिखाई देने पर भी सुरक्षित तरीके से रनवे पर उतरने में मदद करता है। और आशंका जताई गई कि इस बेहद जरूरी सिस्टम की कमी ही जानलेवा साबित हुई। बारामती एयर स्ट्रिप पर आईएलएस की सुविधा नहीं है। वहां पायलट को अपनी आंखों से देखकर लैंडिंग करनी होती है। अजीत पवार के विमान की भी लैंडिंग इसी तरह होनी थी, लेकिन बताया गया कि कोहरे या धुंध की वजह से लैंडिंग के दौरान उनका विमान सीधे हवाई पट्टी पर नहीं आ सका या नहीं दिख रहा था, इसलिए नहीं आ सका। जानकारी के मुताबिक अगर आईएलएस की सुविधा होती तो पायलट के सामने ये समस्या नहीं आती और वो सुरक्षित तरीके से विमान को उतार सकता था। हालांकि ये बात भी सामने आई कि हादसे का शिकार होने से पहले पायलट ने लैंडिंग की कोशिश भी की थी, लेकिन इस बात का संकेत मिला कि लैंडिंग की पहली कोशिश फेल हो गई। कहा जा रहा है कि कम दिखने के कारण पायलट हवाई पट्टी का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। उस वक्त बारामती एयर स्ट्रिप के आसपास काफी कोहरा था, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बाद पायलट ने विमान को दोबारा आसमान में उड़ाया, फिर एयरपोर्ट के ऊपर एक चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद विमान को दोबारा उतारने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी असफल रही क्योंकि करीब 100 फीट की ऊंचाई पर उसका संतुलन बिगड़ गया और वो उतरने से पहले ही क्रैश हो गया। विमान में भीषण आग लग गई और उसमें सवार अजीत पवार समेत सभी लोगों की जान चली गई। इसलिए कहा जा रहा है कि आईएलएस की सुविधा होती तो इसकी नौबत नहीं आती। ये उपकरण विमानों की लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी बताया जाता है। ये कई तरीके से लैंडिंग में मदद करता है। सबसे पहले तो पायलट को इस बात का सिग्नल देता है कि विमान रनवे के सेंटर से बाएं या दाएं तो नहीं जा रहा। मतलब अगर विमान रनवे से थोड़ा भी इधर उधर हो तो वो पायलट को रनवे के बीच में आने का इशारा करता है ताकि लैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आईएलएस ये भी बताता है कि विमान सही एंगल से नीचे यानी रनवे की तरफ आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर विमान ज्यादा तेजी से नीचे आ जाए तो खतरनाक साबित हो सकता है और अगर बहुत ऊपर हुआ तो रनवे को पार कर सकता है। यही नहीं, आईएलएस से पायलट को यह भी पता चलता है कि रनवे कितनी दूर है। और महाराष्ट्र के बारामती में मौजूद एयर स्ट्रिप पर जहां यह हादसा हुआ वहां टेबल टॉप हवाई पट्टी है। टेबल टॉप वो रनवे होता है जो चारों तरफ गहरी घाटी या ढलान से घिरा होता है। ये देखने में टेबल की तरह ऊपर उठा हुआ लगता है। रनवे बना हुआ वो टेबल टॉप पे बना हुआ है। टेबल टॉप का मतलब होता है कि पहाड़ी इलाकों में अगल बगल के जो इलाके होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और रनवे ऊपर की तरफ होते हैं। आमतौर पर एयरपोर्ट के चारों तरफ की जमीन समतल होती है, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर भी एयर स्ट्रिप बनाई जाती हैं जहां की जमीन ऐसी नहीं होती। बारामती की एयर स्ट्रिप भी उनमें शामिल है और उसमें उसके चारों तरफ गहरी ढलान है। इस तरह के रनवे पर पायलट को बेहद सावधानी से विमान की लैंडिंग करानी पड़ती क्योंकि वहां जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती। अजीत पवार का जो विमान क्रैश हुआ वो लैंडिंग के दौरान ही हुआ। संतुलन बिगड़ने के बाद उनका विमान रनवे के किनारे गिर गया और यह हादसा लैंडिंग की दूसरी कोशिश में हुआ। जानकारी सामने आई कि दूसरी बार जब पायलट विमान की लैंडिंग कराने में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने मेडे की कॉल भी दी थी। हालांकि दी थी या नहीं दी थी वो अभी जानकारी आनी है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि मेडे की कॉल गई थी और उन्होंने फौरन मदद मांगी थी। आमतौर पर विमान के पायलट से मेडे कॉल मिलते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर राहत और बचाव से जुड़ी सारी एजेंसियों तक एक साथ अलर्ट भेज दिया जाता है। जब किसी भी विमान में संकट आता है या वो क्रैश होने वाला होता है तो पायलट 3 बार मेडे शब्द का इस्तेमाल करता है, एक साथ करते हैं, मेडे मेडे मेडे। इसका मतलब है तुरंत मदद चाहिए।
ये संदेश तब भेजा जाता है जब विमान का इंजन फेल हो गया हो या विमान में आग लग गई हो या कोई भी दूसरी वजह हो जिससे विमान की तुरंत लैंडिंग की जरूरत हो। मेडे शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है तुरंत मदद करो। लेकिन इससे पहले कि उन तक मदद पहुंच पाती, विमान जमीन पर गिर गया। हादसा रनवे के नजदीक हुआ। हवाई पट्टी के किनारे ढलान पर काफी दूर तक विमान का मलबा बिखरा दिखा। विमान के तो परखचे उड़ गए। थोड़ी देर में वहां पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और हादसे वाली जगह पर किसी के भी जाने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही विमान हादसे की जांच भी शुरू कर दी गई। इसके लिए फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई। टीम ने चारों तरफ बिखरी छोटी से छोटी चीज की भी जांच शुरू कर दी, क्योंकि इस हादसे में अजीत पवार के साथ उस विमान के पायलटों समेत सभी लोगों की जान चली गई। जो विमान क्रैश हुआ उसमें 5 लोग थे। उनमें अजीत पवार के अलावा उनकी सुरक्षा में तैनात मुंबई पुलिस का एक जवान, 2 पायलट और चालक दल की एक सदस्य शामिल थी। विमान की कमान 44 साल की कैप्टन सुमित कपूर के हाथ में थी, जबकि उनका साथ दे रही थी को पायलट शांभवी पाठक। दोनों ही दिल्ली के रहने वाले बताए गए। जिस विमान की क्रैश लैंडिंग हुई उसे चलाने वाली कंपनी VSR एविएशन के मालिक विजय कुमार सिंह ने बताया कि दोनों ही पायलट अपने काम में माहिर थे। Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. 1,500 hours. Yeah. विजय कुमार सिंह के मुताबिक विमान के मुख्य पायलट सुमित कपूर को लंबी उड़ानों का अनुभव था और वो कई एयरलाइनों में काम कर चुके थे, जबकि 25 साल की को पायलट शांभवी पाठक को भी बेहद तेज तर्रार युवा पायलट बताया गया। जानकारी के मुताबिक शांभवी की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई थी। बाद में उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिकल साइंस में BSc की पढ़ाई की थी। इसके बाद 2018 से 2019 के बीच वो पायलट बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए न्यूजीलैंड चली गई थी। बताया गया कि शांभवी पाठक ने वहां विमानों को उड़ाना सीखा था और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया था। जानकारी के मुताबिक भारत लौटने पर अपने करियर की शुरुआत में वो मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब से जुड़ी थी। फिर साल 2021 में VSR एविएशन से जुड़ गई थी। और शांभवी पाठक की मौत की जानकारी जब उनकी दादी को मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। शांभवी का परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है, जबकि वो माता पिता के साथ दिल्ली में रहती थी। ग्वालियर में रह रही शांभवी की दादी ने बताया कि उनकी पोती एक रोज पहले ही मुंबई गई थी। वो शांभवी को प्यार से चीनी बुलाती हैं। कल ही रात को शांभवी के पापा ने उससे मैं पूछती रहती थी कहाँ हो तुम, कहाँ फ्लाई कर रहे हो तुम, वो कहाँ है, चीनी कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो चीनी कल मुंबई चली गई है। शांभवी अपनी दादी को दद्दा बुलाती थी और हादसे से कुछ देर पहले ही उन्होंने दादी को व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा था। बताया गया कि इसके कुछ देर बाद वो विमान में उड़ान के लिए पहुंची और फिर हादसे का शिकार हो गई। शांभवी के पिता भी एयरफोर्स में पायलट थे। यही वजह रही कि उन्हें बचपन से ही विमानों से लगाव था और इसीलिए उन्होंने पायलट बनने का फैसला लिया था। शांभवी पाठक को 15,000 घंटे से ज्यादा देर तक विमान उड़ाने का अनुभव था और वो बेहद होनहार पायलट मानी जाती थी। VSR एविएशन के मालिक ने बताया कि हादसे का शिकार हुए विमान के दोनों ही पायलटों से उनका गहरा लगाव था। Sumit Kapoor was a very good friend of mine, very good friend of mine. He was a brother to me. Yeah. His son is also a pilot with us. Captain Shambhavi was a daughter to me. She was a child to me. And both of them were extremely good human beings, extremely good pilots. बताया गया कि हादसे से पहले दोनों पायलटों ने विमान को सुरक्षित उतारने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार के साथ दोनों पायलटों की भी जान चली गई। उनके अलावा अजीत पवार की सुरक्षा में तैनात विदिप जाधव नाम के जवान की भी मौत हो गई। विदिप जाधव महाराष्ट्र के रहने वाले थे। साल 2009 बैच के पुलिसकर्मी थे। जानकारी के मुताबिक वो अजीत पवार की सुरक्षा टीम में लंबे वक्त से शामिल थे। उन्हें अक्सर अजीत पवार के आसपास ही देखा जाता था। उनका काम महाराष्ट्र के डिप्टी CM की सुरक्षा में आने वाले हर खतरे को टालना होता था। लेकिन आसमान में ऐसी अनहोनी हुई कि साय की तरह अजीत पवार के साथ रहने वाले विदिप जाधव भी कुछ नहीं कर पाए और इस हादसे में उनकी भी जान चली गई। और उनके अलावा विमान हादसे में चालक दल की सदस्य पिंकी माली की भी जान चली गई। वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार जिस विमान में सवार थे उसमें पिंकी चालक दल की सदस्य थी और उस विमान के क्रैश होने की वजह से उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। चालक दल की सदस्य पिंकी माली की मौत ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया और मौत की खबर सुनते ही परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगे। कल उनका फोन आया था लड़की का कि मैं बारामती जा रही हूँ, वहां से अजीत दादा पवार को छोड़ के मैं नांदेड़ जाऊंगी। और उसके बाद आज अजीत दादा के बारे में सुना।
29 साल की पिंकी पिछले 8 साल से विमान के चालक दल के सदस्य के तौर पर काम कर रही थी। कुछ साल से वो वीआईपी चार्टर्ड विमानों में तैनात थी। उनके पिता ने बताया कि वो चौथी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ यात्रा कर रही थी और इससे पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रपति के साथ भी अलग अलग विमानों में ड्यूटी कर चुकी थी। पिंकी माली मूल रूप से जौनपुर जिले के केराकत इलाके की रहने वाली थी और बारामती में हुए विमान हादसे में उनकी मौत की खबर सुनने के बाद उनके गांव में भी मातम पसर गया। समाज के लिए बहुत बड़ा हानि है, परिवार के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। यह दुख उनके परिवार पर पहाड़ जैसा टूटा है। पिंकी और उनका परिवार पिछले कई साल से मुंबई में रह रहा था। उन्होंने मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और कड़ी मेहनत कर उन्होंने अपना करियर बनाया था। बताया गया 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और उनकी मौत से उनके परिवार को गहरा सदमा लगा। उनके पिता ने बताया कि 1 रोज पहले उनसे उनकी बातचीत हुई थी और उन्हें इसका बिल्कुल अंदेशा नहीं था। जाहिर सी बात है कि कुछ घंटों बाद पिंकी अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चली जाएंगी। पिंकी की मौत के बाद बड़ी संख्या में लोग उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। बताया गया उनके पिता शिव कुमार माली एनसीपी के कार्यकर्ता भी हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विमान हादसे में जान गंवाने वाले कैप्टन सुमित कपूर के बारे में एक बताया गया कि वो शराब भी पीते थे। दावा किया गया कि वो 2 बार ड्यूटी पर शराब पीने के लिए दोषी तक पाए गए थे और उसकी वजह से उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक 2010 में पहली बार सुमित कपूर को ड्यूटी के दौरान शराब पीने का दोषी पाया गया था और उन्हें सेवा से हटा दिया गया था। 7 साल बाद 2017 में वो एक बार फिर शराब पीने के दोषी पाए गए थे ड्यूटी पर। इस बार उन्हें 3 साल के लिए निकाल दिया गया था। करीब 5 साल पहले वो VSR वेंचर्स नाम की कंपनी से जुड़े थे। ये वही कंपनी है जो भारत में लियरजेट 45 विमानों का ऑपरेशन संभालती है। इसी का एक विमान हादसे का शिकार हुआ और जिसमें अजित पवार की जान चली गई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से फोन पर बात की और अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से बात की और विमान हादसे में उनके भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट भी डाली और उसमें उन्होंने अजित पवार को आम लोगों का नेता बताया। महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसे में अजित पवार के निधन पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी दुख जताया। उन्होंने अजित पवार को अपना करीबी दोस्त बताया और परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। विजनरी लीडर, महाराष्ट्र के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था, वो आज हमने खोया है। मैंने मेरा नजदीक दोस्त मैंने खोया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अजित पवार के निधन पर दुख जताया और महाकाल से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। महाराष्ट्र प्रांत के उप मुख्यमंत्री के दुखद निधन पर अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। उधर अजित पवार जिस लियरजेट 45 विमान में सवार थे वो पहले भी कई बार हादसों का शिकार हो चुका है। वो विमान नहीं बल्कि वो उस मॉडल के विमान। दुनिया भर में इस कैटेगरी के विमानों के 200 हादसे हो चुके हैं। अमेरिका और भारत समेत कई देशों में इस विमान के क्रैश होने की घटनाएं सामने आई थी और इसके बाद महाराष्ट्र के बारामती में भी इस मॉडल का विमान क्रैश हो गया और अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले ये विमान 1998 में अमेरिका के वर्जीनिया में क्रैश हुआ था, इस मॉडल का विमान। इसके बाद 2003 में इटली के मिलान में टेक ऑफ के दौरान बड़ा विमान हादसा हो गया था लियरजेट 45 का। 2008 में हवा के दबाव की वजह से मेक्सिको सिटी में लियरजेट 45 क्रैश हो गया था। फिर 2021 में मेक्सिको में ही एक बार फिर लियरजेट 45 विमान क्रैश हो गया था। एक के बाद एक कई हादसों की वजह से लियरजेट 45 विमान सवालों के घेरे में आ गया था, लेकिन इसके बाद भी इस विमान के हादसों में कमी नहीं आई थी। महाराष्ट्र के बारामती में हुए प्लेन क्रैश से पहले मुंबई में भी लियरजेट 45 विमान हादसे का शिकार हो चुका था। 14 सितंबर 2023 को यह विमान मुंबई एयरपोर्ट के रनवे से टकराकर 2 हिस्सों में बढ़ गया था। लियरजेट 45 XR विमान ने विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए उस वक्त उड़ान भरी थी। उस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी काफी कम थी। ऐसे में लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से बाहर चला गया था और उसमें आग लग गई थी। हालांकि गनीमत यह रही कि उस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। 3 साल बाद दोबारा लियरजेट 45 विमान क्रैश होने से कई सवाल फिर खड़े हो गए। इसी प्रकार का हादसा इसी कंपनी का 3 साल पहले मुंबई में हुआ था। किसके द्वारा मेंटेनेंस किया जा रहा है? DGCA का क्लियरेंस था कि नहीं था? ये सारी बातों पर जांच होना चाहिए।
साथ ही इस विमान को ऑपरेट करने वाली कंपनी के खिलाफ जांच की मांग भी की गई, क्योंकि 3 साल में इस कंपनी के विमान का ये दूसरा बड़ा हादसा था। हादसे के वक्त अजीत पवार जिस विमान में सवार थे वो लियोजेट कंपनी का बिजनेस जेट था। इस विमान को कनाडा की कंपनी बोम्बार्डियर एरोस्पेस बनाती है, जबकि भारत में इसके ऑपरेशन का जिम्मा VSR वेंचर्स नाम की कंपनी संभाल रही थी। इस कंपनी ने इस साल 2021 में ही लियोजेट 45 विमान बनाना बंद कर दिया था बोम्बार्डियर ने, लेकिन मौजूदा विमानों की सर्विस और मेंटेनेंस का काम VSR वेंचर्स करती है। इस विमान का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट और VIP दौरों के लिए किया जाता है, क्योंकि इस विमान में वाईफाई और सैटेलाइट फोन जैसी कई आधुनिक सुविधाएं, और इस विमान को छोटे रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए सटीक विकल्प माना जाता है। लियोजेट 45 विमान में 6 से 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं। विमान की स्पीड इसे बेहद खास बनाती है, क्योंकि यह विमान 860 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। विमान की जमीन से ऊंचाई तक पहुंचने की स्पीड भी काफी तेज है। ये महज 18 से 20 मिनट में 41,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। विमान बिना रुके 3,500 से 4,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, और विमान में 2 टर्बोफैन इंजन लगे हैं जो इसे ईंधन की खपत के मामले में किफायती भी बनाते हैं। इसके अलावा लियोजेट 45 विमान में डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल और बेहतर नेविगेशन सिस्टम भी है, और इसीलिए इस विमान को नेताओं और कारोबारियों का भी पसंदीदा चार्टर्ड विमान माना जाता है। लियोजेट 45 विमान का ऑपरेशन संभालने वाली कंपनी VSR वेंचर्स को साल 2014 में अनुमति मिली थी। कंपनी के पास कुल 17 विमान हैं, उनमें 7 लियोजेट 45 विमान हैं, और इन 7 लियोजेट विमानों में ही एक हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक पिछले साल फरवरी महीने में विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली एजेंसी DGCA ने VSR वेंचर्स कंपनी का निरीक्षण किया था। उस जांच में कंपनी में कोई खास कमी नहीं पाई गई थी, लेकिन अजीत पवार की मौत के बाद इस विमान की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। इसे लेकर लियोजेट 45 विमान का ऑपरेशन संभालने वाली कंपनी VSR वेंचर्स ने सफाई दी। उसमें ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था। वो पायलट का डिसीजन था। देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन द एयरक्राफ्ट, देयर वाज नो टेक्निकल फेलियर इन द एयरक्राफ्ट। बारामती में हुए हादसे के बाद विमान हादसों की जांच करने वाली एजेंसी AAIB की टीम VSR वेंचर्स के दफ्तर पहुंची। टीम ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की और कई दस्तावेज लेकर वहां से रवाना हो गई। शटर गिराया जा रहा है इसका, ये शटर यहाँ पर अब गिराया जा रहा है। अभी AIB की टीम यहाँ से रवाना हुई है। ये तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं। इससे पहले DGCA के कई अधिकारी भी जांच के लिए दिल्ली के महिपालपुर इलाके में मौजूद VSR वेंचर्स के दफ्तर पहुंचे थे। इससे पहले जब अजीत पवार के पार्थिव शरीर वाली एम्बुलेंस उस ग्राउंड के पास पहुंची तो लोगों ने उस एम्बुलेंस को घेर लिया। वो उस एम्बुलेंस के साथ साथ चलते नजर आए। उस एम्बुलेंस को फूलों से सजाया गया। एम्बुलेंस में अजीत पवार के पार्थिव शरीर के साथ उनके परिवार के कुछ लोग भी बैठे नजर आए। इस दौरान अजीत पवार को आखिरी बार देखने आए कुछ लोग भावुक भी नजर आए। वाले लगते थे दादा हमारे घर वाले, कभी ऐसे बाहर की तरह हम ट्रीट ही नहीं किया उन्होंने। अजीत पवार के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान स्कूल के ग्राउंड में उसको रखा गया। सुबह यहीं उनका अंतिम संस्कार होगा। और प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजीत पवार ने अपने 44 साल के राजनीतिक करियर में कई बड़े पदों का जिम्मा संभाला। राज्य सरकार में कई बार मंत्री बने, रिकॉर्ड 6 बार डिप्टी CM की भी जिम्मेदारी संभाली। उनके अलावा महाराष्ट्र का भी कोई भी नेता 6 बार डिप्टी CM नहीं बना। अजीत पवार ने पहली बार साल 2010 में उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस और NCP गठबंधन की सरकार थी। उस वक्त NCP का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन सितंबर 2012 में अजीत पवार को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि आरोप लगे थे कि जब वो साल 1999 से 2009 के बीच महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री थे, तब उनके कार्यकाल में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, और उन आरोपों की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई थी, और विपक्ष के बढ़ते दबाव की वजह से पहली बार डिप्टी CM बने अजीत पवार को पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि इसके 2 महीने बाद ही राज्य सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया था, और उसके मुताबिक घोटाले के मामले में अजीत पवार दोषी पाए नहीं गए थे, यानी उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। इसीलिए इस्तीफे के महज 72 दिन बाद 7 दिसंबर 2012 को उन्होंने दूसरी बार डिप्टी CM पद की शपथ ली थी, जबकि तीसरी बार तो अजीत पवार सिर्फ 80 घंटे के लिए डिप्टी CM बने थे। 23 नवंबर 2019 को उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी NCP के 54 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दिया था, और दावा किया था कि पूरी NCP बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है। उस समय बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अजीत पवार तीसरी बार उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो सरकार महज 80 घंटे में गिर गई थी, क्योंकि शरद पवार ने साफ कर दिया था कि बीजेपी को समर्थन देना अजीत पवार का फैसला था,
एनसीपी का नहीं। शरद पवार के इतना कहते ही जो विधायक अजीत पवार के साथ गए थे वो लौटने लग गए थे। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा दूर दिख रहा था। इसीलिए अजीत पवार ने 26 नवंबर 2019 को इस्तीफा दे दिया था और इसके कुछ देर बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार गिरने के एक महीने बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनी थी। उस गठबंधन में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल हुए। हालांकि तब ना तो शिवसेना के अंदर बंटवारा हुआ था, ना ही एनसीपी में दो धड़ों में बटी थी। और तब भी एनसीपी की तरफ से अजीत पवार को ही डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया था। यानी तीसरी बार उप मुख्यमंत्री बनने के एक महीने बाद ही उन्होंने चौथी बार डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली थी। इसके बाद वो लगातार 4 साल तक कुर्सी पर बने रहे। लेकिन जून 2022 में शिवसेना के अंदर एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी। पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था। महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरते ही अजीत पवार का डिप्टी सीएम का कार्यकाल फिर समाप्त हो गया था। शिवसेना के टूटने के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तब अजीत पवार को विपक्ष में बैठना पड़ा था। लेकिन इसके करीब 1 साल बाद उन्होंने एक बार फिर बड़ा दांव खेला और जुलाई 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो 40 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए थे और उन्होंने 2 जुलाई 2023 को 5वीं बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बाद में साल 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ। बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ मिलकर लड़ा। इस गठबंधन को बहुमत मिला तो एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, जबकि डिप्टी सीएम की कुर्सी एक बार फिर अजीत पवार की झोली में आ गई। तब उन्होंने 6ठी बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। यानी सरकार कोई भी हो, अजीत पवार के सितारे हमेशा बुलंदियों पर रहे। राजनीति की दुनिया में उन्हें दादा के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ। शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के वो बेटे थे। अजीत पवार महज 23 साल की उम्र में एक सहकारी चीनी फैक्ट्री के बोर्ड सदस्य बने। इसी के साथ उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया था। इसके बाद उन्हें सबसे बड़ी सफलता साल 1991 में मिली, क्योंकि तब वो महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुने गए थे। लेकिन चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने सीट खाली कर दी थी और फिर उसी साल विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई और बारामती विधानसभा सीट से ही वो 1991 में पहली बार विधायक भी बने और इसी सीट पर लगातार 8 बार जीत दर्ज की उन्होंने। इतना ही नहीं, इस दौरान वो राज्य में कई बार अलग अलग विभागों के मंत्री भी रहे। और इस सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विमान हादसे पर सवाल उठा दिए। उन्होंने साजिश की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हादसे की जांच करवाने की मांग कर दी। उन्होंने इस बात का इशारा किया कि विमान हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत करने के दौरान ममता बनर्जी ने विमान हादसे में अजीत पवार के निधन पर दुख जताया। उन्होंने दावा किया कि हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब महाराष्ट्र के सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे थे। Somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. मतलब अपने इस बयान से ममता बनर्जी ने इस बात की आशंका जताई कि बारामती में हुआ हादसा कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हादसे की जांच कराने की मांग की। अपने बयान में ममता बनर्जी ने अजीत पवार के परिवार के प्रति संवेदना भी जताई और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी विमान हादसे पर सवाल उठाए। देखिए, जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। कांग्रेस के अलावा आजाद समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी सरकार से हादसे की जांच कराने की अपील की। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने तो हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। एक एंगल ये भी देखा जाता है कि किसी ने कराया तो नहीं, कोई साजिश तो नहीं है। अब ये तो इंक्वायरी के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या मसला था, क्या सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी। विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली एजेंसी डीजीसीए ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए, लेकिन विमान हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताने पर अजीत पवार के चाचा शरद पवार ने नाराजगी जताते हुए साजिश की बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बयान दिया कि यह पूरी तरह एक दुर्घटना है और इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश नहीं लगती। इसके बाद उन्होंने सियासी दलों से अपील की कि इस हादसे पर किसी तरह की कोई राजनीति न की जाए।
अपने बयान में शरद पवार ने भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन को महाराष्ट्र के लिए बड़ा नुकसान बताया। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद उनका चुनावी नतीजों के बाद का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साल 2024 में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बयान दिया था। उनके बयान पर वहां मौजूद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठहाके लगाकर हंसते दिखे थे और उनके निधन के बाद उनका वो बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया। साल 2024 में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहां उनके साथ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। इसी बीच न्यूज 18 के एक पत्रकार ने शपथ ग्रहण को लेकर एक सवाल पूछा था। सर, कल देवेंद्र फडणवीस जी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। न्यूज 18 के पत्रकार के सवाल पर अजीत पवार ने अपने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया था और हंसते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की बात कह दी थी। वहां उनके शपथ लेने की बात कहते ही देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ठहाके लगाकर हंस पड़े थे। इसके बाद तो वहां मौजूद एकनाथ शिंदे ने भी चुटकी लेते हुए बयान दिया था कि अजीत पवार कई बार शपथ ले चुके हैं और इस पर वो हंसते नजर आए थे। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। साल 2024 में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अजीत पवार का वो बयान उस वक्त सुर्खियों में रहा था और उनके निधन के बाद एक बार फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयान को शेयर कर उन्हें याद किया। उधर अजीत पवार की आखिरी झलक देखने के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान स्कूल के ग्राउंड में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अजीत पवार के पार्थिव शरीर को फूलों से सजी एम्बुलेंस में विद्या प्रतिष्ठान स्कूल के ग्राउंड में लाया गया और वहां हजारों लोग उनके आखिरी दर्शन के लिए इंतजार करते नजर आए। जैसे ही बारामती के लोगों को खबर मिली कि अजीत पवार के पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान स्कूल में लाया जा रहा है, लोगों का वहां पहुंचना शुरू हो गया। देखेंगे कि तो लोग इंतजार कर रहे हैं अपने नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए, आखिरी दर्शन करने के लिए। और इस दौरान उस ग्राउंड में अजीत पवार अमर रहे के नारे भी लगाए गए। अजीत पवार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। ऐसे में वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात नजर आई। इसके अलावा वहां अजीत पवार की बहुत बड़ी तस्वीर भी रखी नजर आई। इधर मौनी अमावस्या से माघ मेले में धरने पर बैठे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान के काशी लौट गए। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ दिया, वो काशी के लिए रवाना हो गए। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए संगम नोज पर जाने के दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने रोक दिया था। उस घटना के विरोध में वो धरने पर बैठ गए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। वो 4 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी में क्रिटिकल मिनरल्स की मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक की मेजबानी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो करेंगे। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। अधिकारियों के मुताबिक तीनों बदमाशों ने पुलिस से बचने के लिए उन पर गोलियां चलाईं और फिर जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा देने वाले जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार के बारे में जानकारी सामने आई कि दिव्यांग कोटे से नौकरी लेने के आरोप में उनके खिलाफ जांच चल रही है। एक रोज पहले प्रशांत कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अपने इस्तीफे में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की सीएम पर की गई टिप्पणी का जिक्र किया था। इस बीच जानकारी मिली कि प्रशांत कुमार पर फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए दिव्यांग कोटे से नौकरी लेने की शिकायत दर्ज कराई गई थी और इस मामले में मऊ के चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर में शिकायत की गई थी। इनका एक विकलांग सर्टिफिकेट बना था 2009 में मऊ दिव्यांग बोर्ड से, तो उसकी जो है उस पुनः जांच कराने हेतु शिकायत की गई है। दावा किया गया कि उन्हें 3 बार नोटिस भेजा गया, लेकिन प्रशांत कुमार एक बार भी जांच के लिए नहीं पहुंचे और सीएमओ के मुताबिक ये शिकायत प्रशांत कुमार के भाई ने ही की थी। बताया गया कि प्रशांत कुमार के भाई ने मांग की थी कि उनके दिव्यांग सर्टिफिकेट की दोबारा जांच कराई जाए क्योंकि इसे फर्जी तरीके से बनवाया गया। दावा किया गया था कि
जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने गलत तरीके से 40% दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट बनवा लिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 40% दिव्यांगता पर 4% आरक्षण मिलता है। आरोप के बाद मऊ में प्रशांत सिंह को लाना जाना है और उनसे पूरी जांच पड़ताल के लिए सीएमओ ऑफिस में पूछताछ की जाएगी। बताया गया कि साल 2009 में प्रशांत कुमार के साथ ही उनकी छोटी बहन जय सिंह ने भी दिव्यांग कोटे के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। वो भी अधिकारी हैं और कुशीनगर में तैनात। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार एक रोज पहले तब चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने सीएम के समर्थन में त्यागपत्र देकर पूरे राज्य में सनसनी मचा दी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया था। अपने इस्तीफे में प्रशांत कुमार ने शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद की सीएम पर की गई टिप्पणी का हवाला दिया था। उन्होंने ये दावा करते हुए इस्तीफा दिया था कि वो इससे बहुत आहत हुए और वो मुख्यमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं सरकार के समर्थन में और विमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के जो बयान है उसके विरोध में उसका खंडन करते हुए आज अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले। वो अक्टूबर 2023 में अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात हुए थे और इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में निलंबित सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को ले जाना पुलिस के लिए मुसीबत बन गया। पुलिस उन्हें बरेली से बाहर भेजने के लिए उनके घर पहुंची, लेकिन वहां अलंकार अग्निहोत्री के कई समर्थकों ने पुलिस वालों की गाड़ियों को रोक दिया। कई लोग तो पुलिस की गाड़ियों के आगे का रास्ता रोककर खड़े हो गए। वो किसी भी कीमत पर अलंकार अग्निहोत्री को वहां से जाने नहीं देना चाहते थे। इस दौरान वहां खूब धक्का मुक्की भी हुई। बाद में पुलिस उन्हें किसी तरह लेकर वहां से निकली। अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई और यूजीसी के नए कानून को अपने इस्तीफे की वजह बताया था। सौभाग्य की एक बात यह कि सीएम योगी की शंकराचार्य द्वारा अपमान किए जाने पर जब जीएसटी के अफसर ने इस्तीफा दिया था तभी पब्लिक को इसमें कोई खेल होने का शक हो रहा था। लेकिन अगर उनके अपने भाई के लगाए आरोप सही हैं तब तो वो और भी बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं। प्रशांत सिंह कैमरे के सामने रोते हुए कह रहे थे कि शंकराचार्य की सीएम पर टिप्पणी से इतने आहत हुए कि इस्तीफा दे दिया। और पता चल रहा है कि इन पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर दिव्यांग कोटे में नौकरी लेने का आरोप लगा हुआ है। 2009 में मऊ से 40% दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट बनवाया था और जो जांच चल रही है उसका फैसला आने वाला था। इनके अपने भाई विश्वजीत सिंह ने ही शिकायत की थी। 3 बार नोटिस भेजा गया लेकिन ये जांच के लिए गए नहीं और इस्तीफा दे दिया। पहले तो कई लोगों को लगा कि राजनीति में जाने का प्लान होगा, तभी सीएम के नाम पर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन उनके भाई कह रहे हैं कि जांच का फैसला आने से पहले ही शहीद होने का प्लान असली प्लान था। ये किस तरह के अफसर पर रखे हैं सरकार ने? ये पब्लिक के मामले किस तरह से निपटाते होंगे जिन पर खुद ऐसे आरोप लगे हुए हैं? अगर ये सही है तो इन्होंने तो एक दिव्यांग की नौकरी ही खाई हुई है ना इतने साल से, और कह रहे थे कि जिसका नमक खाया है उसका अपमान नहीं सह सकता। अगर इनके भाई सही कह रहे हैं तो क्या क्या फैसले किए होंगे ऐसे व्यक्ति ने विभाग की कुर्सी पर बैठकर? जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर थे ये। पब्लिक के भरे हुए जिस टैक्स से इन जैसों के लोगों की तनख्वाहें जाती हैं उसी टैक्स पर ये पब्लिक के ही मामले देख रहे थे। अब तो ये वाली जांच बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए और जांच तक तो कम से कम इनको राजनीति में एंट्री मत देना, नहीं तो पता नहीं कौन सा दबाव बना देंगे ये। और अगर जांच में वो पाया गया जो आरोप है तो ऐसे लोगों से पूरे पैसे ब्याज और जुर्माने समेत वसूले जाएं जितने उनको मिले हैं, उतने ही जितनी जीएसटी की पेनल्टी लगाते हैं ना ये अफसर लोग पब्लिक पर, वैसे ही। और ये सर्टिफिकेट कौन बनाता है फर्जी वाले? उन डॉक्टरों की डिग्री कैसे बची रह जाती है जो इस तरह के सर्टिफिकेट दे देते हैं कि लोग दिव्यांगों की नौकरियां हथिया लें? सरकारें उनके लिए अलग कोटा बनाएं और ये लोग उसको घेर कर बैठ जाएं। कह रहे हैं इनके एक और रिश्तेदार हैं जिन्होंने ऐसे ही नौकरी ले रखी है। वोटरों की जांच हो रही है ना कि कोई गलत तो नहीं बन गया, देश में वोटर एसआईआर हो रहा है तो एक एसआईआर तो दिव्यांग कोटे से नौकरी लेने वालों का भी करवा दो। कभी कहीं से खबर आ रही है, कभी कहीं से खबर आ रही है कि फलां अफसर दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी लेकर बैठा है। शर्म तो कब की बेच के खा चुके हैं ऐसे करने वाले। लेकिन ऐसों को और ऐसों को सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टरों को छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
सीएम का नाम ले रहे थे ना, तो अगर ये सही निकला तो इनका सीएम के ट्रेडमार्क वाला ही इलाज करना चाहिए, बुलडोजर। 100 बात की एक बात। इधर यूपी की राजधानी लखनऊ में केजीएमयू के डॉक्टरों ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। लखनऊ के केजीएमयू में डॉक्टरों ने विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाली संस्था यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन लोगों ने यूजीसी से नए नियम वापस लेने की मांग की। मध्य प्रदेश में मौजूद बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुंबई में यूजीसी के नए नियमों को लेकर बयान दिया। उनके मुताबिक भारत में असमानता और जाति के नाम पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। असमानता भारत में नहीं होनी चाहिए, भारत में समानता ही होनी चाहिए। हम सब एक हैं, भारत में ना कोई अंगड़ा हो ना पिछड़ा हो। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने यूजीसी की नई नियमावली को लेकर चल रहे विरोध को गलत बताया। चंद्रशेखर के मुताबिक नई नियमावली में ऐसा कुछ नहीं जिसका विरोध किया जाए। कुछ गाइडलाइन बनी है, वो गाइडलाइन ही है मात्र, कोई ऐसा नहीं कि किसी को पनिशमेंट किया जा रहा है। और उस पर कोई मैंने पढ़ी है, उसमें कोई कहीं ऐसा जो नहीं है जिस पर विरोध होना चाहिए। उधर जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखों की रोशनी कम होने की खबरों से पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद इमरान खान की जांच करने गई मेडिकल टीम ने दावा किया कि इमरान खान को एक ऐसी बीमारी हो गई है जिससे उनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा पैदा हो गया है और इसीलिए डॉक्टरों ने सलाह दी कि इमरान खान को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। दावा किया गया कि इमरान खान को सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन नाम की गंभीर बीमारी हो गई है। इस बीमारी में आंखों के रेटिना की नसों में खून का थक्का जम जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर इमरान को जल्द इलाज नहीं मिला तो उनकी दाहिनी आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। दावा किया गया कि जेल की ठंड की वजह से उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है, इसीलिए डॉक्टरों ने इमरान खान को फौरन जेल से बाहर निकालने की सलाह दी। इन खबरों के सामने आने के बाद इमरान खान की बहनों ने मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करवाया जाए और उनकी आंखों का इलाज करवाया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि इमरान खान को जानबूझकर इलाज से दूर रखा जा रहा है ताकि उन्हें शारीरिक रूप से अपाहिज बनाया जा सके। इमरान खान पिछले 2 साल से पाकिस्तान की रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। इस बीच इमरान खान की बहनें कई बार आरोप लगा चुकी हैं कि इमरान खान को जेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है। 100 बात की एक बात यह कि पाकिस्तान से आ रही खबर बहुत खतरनाक लग रही है। कह रहे हैं जेल के अंदर इमरान खान की आंखों की रोशनी जा रही है। अगर ऐसा है तो वहां इस पर नया बवाल खड़ा हो सकता है। 2022 में वहां की संसद में अविश्वास प्रस्ताव से उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। उसके बाद उन पर भ्रष्टाचार के कई मुकदमे लगे। अगस्त 2023 से वो जेल में है और अब रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। अब उनकी पार्टी पीटीआई ने कहा कि इमरान खान की आंखों में गंभीर समस्या है, CRVO यानी सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन नाम की बीमारी बताई जा रही है। असल में हमारी आंख के पीछे एक पतली सी परत होती है, रेटिना। एक तरह से ये स्क्रीन होती है जिस पर रोशनी पड़ती है तो फिल्म चलती है, जैसे सिनेमा हॉल का पर्दा होता है वैसे, और इस तरह से हमें दिखाई देता है। ज्यादा टेक्निकल चीजों में न जाते हुए समझें तो इस रेटिना से गंदा खून बाहर निकालने वाली एक मुख्य नस होती है और जब उस नस में खून का थक्का जम जाता है या रुकावट आ जाती है तो खून ठीक से बाहर नहीं निकल पाता। इससे रेटिना में सूजन आ जाती है और खून रिसने लगता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। ये ज्यादातर एक आंख में होता है। इमरान को भी बता रहे हैं कि एक आंख में हुआ है, तो यही बता रहे हैं कि इमरान खान को भी हो गया है। हाई ब्लड प्रेशर से भी ये हो जाता है, डायबिटीज से भी हो सकता है, ग्लूकोमा नाम की बीमारी में भी ये हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो तब भी इसके चांस रहते हैं, सिगरेट पीने वालों में ये होने का खतरा रहता है और कभी कभी बढ़ती उम्र में भी ये हो जाता है। अगर इलाज ना हो तो आंख में सूजन आ जाती है और दिखना कम होने लगता है। वैसे तो इस बीमारी का कोई पूरा इलाज नहीं है, मतलब थक्के को हटाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन इसके असर को कम किया जा सकता है आंख में इंजेक्शन लगाकर, या कई बार दवाओं से सूजन को कम किया जाता है। आजकल लेजर ट्रीटमेंट भी होता है जिसमें आंख के पर्दे पर लेजर किरणों को मारकर खून का बहाव किया जाता है ताकि सूजन कम हो। रेगुलर इलाज से नजर बचाई जा सकती है, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों का आरोप है कि जेल प्रशासन इलाज के लिए उन्हें अस्पताल नहीं ले जा रहा बल्कि जेल के अंदर ही इलाज करने पर जोर दे रहा है। अगर इमरान खान की आंखों को नुकसान पहुंचा तो यह इंटरनेशनल मामला बन सकता है
पाकिस्तान में तो बवाल हो ही जाएगा। मानवाधिकार उल्लंघन पर दुनिया भर से पाकिस्तान पर दबाव बन सकता है। इमरान की नजर पर अब दुनिया भर की नजर बनी हुई है। 100 बात की एक बात। इधर संसद में विपक्ष ने जी राम जी बिल के मुद्दे पर हंगामा किया। संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने नए रोजगार कानून जी राम जी के मुद्दे को लेकर नारेबाजी की। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन सुबह सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश किया जाएगा। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन इसे दोनों सदनों में पेश करेंगे। आर्थिक सर्वे में अर्थव्यवस्था की स्थिति, महंगाई, विकास दर, रोजगार और देश की आर्थिक सेहत का आकलन होता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर यात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन पर ड्रोन अटैक करने का आरोप लगा दिया। ट्रेन 250 से ज्यादा यात्रियों को लेकर जा रही थी। आरोप लगा कि रूस की सेना एक ड्रोन के जरिए रूस की सेना ने उस पर हमला कर दिया और दावा किया गया कि वो ड्रोन उस पैसेंजर ट्रेन के इंजन के पास जाकर फट गया। इसके बाद उस ट्रेन की बोगियों में आग फैल गई और बोगियों की खिड़कियों से धधकती लपटें बाहर निकलती नजर आई। ट्रेन 250 से ज्यादा यात्रियों को लेकर यूक्रेन के उत्तर पूर्वी खार्किव इलाके से गुजर रही थी। आरोप लगा कि रूस की फौज ने ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर उस ट्रेन पर खतरनाक हमला कर दिया और इसे राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आतंकी हमला बताया। इधर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीले तूफान ने हाहाकार मचा दिया। वहां ऊंचे पहाड़ से अचानक बर्फ का भारी हिस्सा नीचे गिरा और निचले इलाकों में बने कई मकानों को अपनी चपेट में उसने ले लिया और इसके बाद वहां बर्फ का सफेद गुबार उठता नजर आया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीले तूफान के आने से पहले सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। मकानों और होटलों की छतों के ऊपर बर्फ जमी दिखी, सड़क पर भी बर्फ का ढेर दिखाई दिया। लेकिन इसी बीच तेज रफ्तार में बर्फीला तूफान आया और वहां की इमारतों को ढक दिया। फिर तो वहां लोगों में दहशत मच गई। काफी देर तक वो इमारतें दिखाई ही नहीं दी। इसके बाद प्रशासन की टीम ने जायजा लिया। गनीमत ये रही कि इसमें किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई। उधर बिहार के जहानाबाद में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर पथराव हो गया। अचानक हुए हमले में पुलिस के कई जवान घायल हो गए। आरोप लगाया गया कि लोगों की भीड़ ने उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की और जैसे ही पुलिस प्रशासन की टीम वहां कार्रवाई करने पहुंची, लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। कार्रवाई को रोकने के लिए वहां मौजूद कुछ लोग पुलिस से भिड़ गए। फिर पुलिसकर्मियों ने उन लोगों को पकड़कर गाड़ी में बैठाया और थाने ले गए। इस सबके बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। बुलडोजर की मदद से अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों और मकानों को तोड़ा गया। बताया गया कि उस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। जहानाबाद के गुलाबगंज बाजार में यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई। उधर बेंगलुरु में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के सामने डीके शिव कुमार के समर्थन में नारे लगाए जाने पर हंगामा हो गया। उसकी वजह से मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री नाराज हो गए। उन्होंने नारे लगा रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और जैसे ही मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री बोलने के लिए उठे, वहां मौजूद लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। वो लोग मुख्यमंत्री के रोकने पर भी नहीं माने। मुख्यमंत्री के साथ मंच पर मौजूद दूसरे लोगों ने भी नारे लगा रहे लोगों को चुप कराने की कोशिश की। ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರಿ. ನೀವು ಯಾರು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಎಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ साइलेंट अकेले। काफी देर बाद उस हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने मंच से बोलना शुरू किया। ये पूरी घटना बेंगलुरु में बुलाई गई कांग्रेस की एक रैली के दौरान हुई और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की रैली में डीके शिव कुमार के समर्थन में नारे लगने पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इसे कांग्रेस के भीतर कुर्सी की लड़ाई बताया। आईएनसी का मतलब है आई नीड कंफ्यूजन और कांग्रेस में हो चुका है आई नीड चेयर, और चेयर की लड़ाई अब सार्वजनिक मंच पर आ चुकी है। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति हर राज्य में हो चुकी है। उधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक लड़की ने मुस्लिम समुदाय के एक लड़के पर हिंदू बनकर धोखा देने का आरोप लगाया। हालांकि इस आरोप पर उस लड़के का कोई जवाब सामने नहीं आया। आदिवासी समुदाय की उस लड़की ने दावा किया कि कुछ समय पहले उस लड़के ने सोशल मीडिया के जरिए उससे दोस्ती की थी और उससे शादी का भी वादा किया था, लेकिन इस बीच उसने उस लड़के पर अपनी पहचान छिपाने का आरोप लगा दिया। उस लड़की ने दावा किया
जबकि उस लड़के ने पहले खुद को हिंदू बताया था। आधार कार्ड में उसका नाम था मोहम्मद महफूज करके, और उसके फेसबुक के माध्यम से मेरे को ये पता चला है कि ये जितनी भी हिंदू लड़कियां हैं, ठीक है, वो लोग को सेम मैसेज एज इट इज़ जो मेरे को किया था, सेम मैसेज सारी लड़कियों को किया था। आधार कार्ड पर आरोपी लड़के का नाम स्वराज पैकरा कंवर लिखा नजर आया, जबकि उस लड़की ने आरोपी के असली आधार कार्ड पर उसका नाम मोहम्मद महफूज लिखे होने का दावा किया। और इसकी जानकारी मिलने पर अंबिकापुर के गांधीनगर थाने की पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया और जांच शुरू कर दी। आरोप लगा कि उस लड़के ने अपनी पहचान छिपाकर उस लड़की के अलावा कुछ और लड़कियों से भी दोस्ती की थी और उन्हें भी शादी का झांसा दिया था। कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने दावा किया कि उस आरोपी ने खुद को रेलवे का कर्मचारी बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने नौकरी दिलाने के नाम पर हिंदू समुदाय की कुछ लड़कियों से ठगी भी की। अपने आप को रेलवे का कर्मचारी बताता था और बोलता था कि मैं निरीक्षण के लिए आया हूं और मेरे से शादी करो, मेरे से फिजिकल रिलेशन बनाओ, मैं तुमको नौकरी दिलवाऊंगा, तुमको अच्छा पैसा दिलवाऊंगा। और एक लड़की से 54,000 रुपया नगद भी लिया है। इस मामले में हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उस आरोपी के खिलाफ पुलिस में कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की और उस आरोपी के खिलाफ शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू भी कर दी। वो पटना का रहने वाला बताया गया। दावा किया गया कि 2-3 महीनों में वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर आता था और बहाने बनाकर हिंदू समुदाय की लड़कियों को फंसाता था। पुलिस ने उस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। विवेचना में उसका मोबाइल चेक किया गया आरोपी का, तो देखा गया कि आरोपी इस प्रकार का कृत्य अन्य लड़कियों के साथ भी कर चुका है। न केवल उसने कई लड़कियों के साथ पैसों की ठगी की है तथा अन्य प्रकार का उनका आर्थिक और दहेज शोषण करने का प्रयास किया है। शुरुआती जांच में पुलिस ने दावा किया कि आदिवासी समुदाय की उस लड़की को धोखा देने से पहले भी उस आरोपी ने कुछ और लड़कियों के साथ धोखाधड़ी की थी। इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला में पहाड़ का हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर श्रीनगर को जोड़ने वाले हाईवे पर आ गया, जिससे वहां जैम लग गया। इसका पता चलने के बाद तुरंत प्रशासन की एक टीम वहां पहुंची और फिर हाईवे से मलबा हटाने में जुट गई। मौसम विभाग ने 31 जनवरी से 2 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई। मौसम विभाग के मुताबिक 1 फरवरी को पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। राजस्थान के टोंक में एक ट्रक ने बनास नदी पर खड़े एक कंटेनर को टक्कर मार दी। इसकी वजह से वो कंटेनर उस पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए हवा में लटक गया। करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उस कंटेनर के ड्राइवर को बचाया गया। यूरोप के देश रोमानिया में एक गाड़ी और एक ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर में 7 लोगों की जान चली गई। टक्कर के बाद गाड़ी के परखचे उड़ गए। बताया गया कि गाड़ी में यूरोप के देश ग्रीस के एक फुटबॉल क्लब के प्रशंसक सवार थे। 100 बात की एक बात यह कि अजीत पवार जिस प्लेन में थे उस तरह के प्लेन क्रैश क्यों होते हैं ऐसे हालात में जैसे बारामती में थे। कोहरा था या धुंध थी और हवाई पट्टी दिखने में दिक्कत थी तो क्या पता नहीं चलता कि प्लेन को लैंड नहीं करवाना है। पायलट को कैसे पता नहीं चलता। आजकल के तकनीक के दौर में प्लेन में कोई उपकरण नहीं होते जो बता दें कि कैसे लैंड करवाना है प्लेन को। क्या एयरपोर्ट छोटा था तो सुविधाएं नहीं थी लैंड करवाने की, या प्लेन में खराबी आ गई होगी, या पायलटों से चूक हुई होगी। कोई बचा तो है नहीं, इसलिए क्या हुआ होगा वो तो जांच से पता चलेगा, लेकिन जितनी जानकारी सामने है उससे क्या कहा जा सकता है। इतना तो अब ज्यादातर पब्लिक जान गई है कि प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो हादसे में भी नष्ट नहीं होता और उसमें सारी जानकारी रिकॉर्ड रहती है कि कितनी स्पीड थी, कितनी ऊंचाई थी, पायलट ने क्या किया था उस वक्त, वो सब रिकॉर्ड रहता है ब्लैक बॉक्स में। तो वो तो जांच के बाद क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक क्या पता है वो समझने की जरूरत है। सुबह सुबह का समय था। मुंबई में 66 साल के महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार अपने घर से निकले। उनके कई कार्यक्रम थे बारामती में। बारामती पवार परिवार का गृहनगर है और बाकी देश में तो पवार परिवार की वजह से ही जाना जाता है। पुणे जिले में पड़ता है, यानी मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है, करीब 250 किलोमीटर है। तो वो एक छोटे प्राइवेट प्लेन में सवार हुए। प्लेन था बोम्बार्डियर नाम की हवाई जहाज बनाने वाली कनाडा की कंपनी का लियरजेट 45। ये एक मीडियम साइज का बिजनेस जेट है जो तेज उड़ता है और कई लोग इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये छोटी हवाई पट्टी पर उतर सकता है। और बारामती में कोई एयरपोर्ट नहीं है जैसा शहरों में होता है, एक छोटी हवाई पट्टी है जहां लियरजेट 45 जैसे छोटे हवाई जहाज उतर सकते हैं।
मतलब बड़े जो हवाई जहाज होते हैं उनके उतरने के लिए 1.5-2 किलोमीटर की सड़क चाहिए होती है, वो हवाई पट्टी चाहिए होती है, तब जाकर वो उतर पाते हैं, क्योंकि उनका वजन बहुत होता है, स्पीड ऐसी होती है कि उनके उतरने के बाद ब्रेक लगाने पर रुकते रुकते प्लेन 1.5-2 किलोमीटर तक जाता है, तब जाकर रुक पाता है। जबकि लियरजेट 45 जैसे छोटे प्लेन 1-1.25 किलोमीटर की हवाई पट्टी पर भी लैंड कर सकते हैं। हालांकि बारामती में भी हवाई पट्टी बताई जाती है कि 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की है, लेकिन अभी वहां छोटे प्लेन ही लैंड कर सकते हैं। जिस प्लेन में अजीत पवार गए वो दिल्ली की कंपनी VSR वेंचर्स का था, जो 15 साल से प्लेन किराए पर देने का कारोबार में है। यानी एक तरह से टैक्सी की तरह होता है, जैसे टैक्सी कंपनी से गाड़ी किराए पर लेते हैं, वैसे ही इस कंपनी से प्लेन किराए पर लेते हैं, और पायलट और प्लेन कंपनी के होते हैं। प्लेन में अजीत पवार के अलावा 4 और लोग थे, पायलट, को पायलट और 2 और, एक उनका सुरक्षाकर्मी और एक चालक दल की सदस्य। सुबह 8:10 पर प्लेन ने मुंबई से उड़ान भरी। आधा घंटा भी नहीं लगता बारामती पहुंचने में इस तरह के प्लेन से। तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मुंबई में तो आसमान साफ था। बारामती की मौसम रिपोर्ट जब अब देखने पर पता चल रहा है कि वहां तड़के सुबह तो कोहरा था, लेकिन छटता जा रहा था जैसे जैसे दिन निकल रहा था। अभी भी जो CCTV तस्वीरें आ रही उनमें भी दिख रहा है कि कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोहरा नहीं था। तो आगे क्या होने वाला था, जाहिर सी बात है ये अंदाजा नहीं था पायलट को। प्लेन हवा में गया, पश्चिम महाराष्ट्र की धरती के ऊपर से उड़ता हुआ, हरे भरे खेतों के ऊपर से छोटे छोटे गांवों को पार करता हुआ। लियरजेट 45 जैसे प्लेन करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ जाते हैं, और बारामती मुंबई से 250 किलोमीटर दूरी है, यानी इस स्पीड पर 20 मिनट से भी कम लगने चाहिए, या 20 मिनट के आसपास लगने चाहिए। बारामती की एयर स्ट्रिप छोटी सी है, कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, तो यहां वैसा कोई कंट्रोल टावर नहीं है जैसा बड़े एयरपोर्ट पर होता है। मतलब कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं बैठा होता जो प्लेन को गाइड करे उतारने के लिए। इस तरह के हवाई पट्टी को अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड कहते हैं, अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड। और यहां पर जो ट्रैफिक की जानकारी जो है एयरफील्ड पर कि क्लियर है सब कुछ, वो देते हैं यहाँ के जो ट्रेनिंग स्कूल के पायलट हैं, वो देते हैं। और कई अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड पर ऐसे ही अरेंजमेंट किया होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेन तो आते नहीं है, जो आने वाला होता है उसकी जानकारी मिल जाती है। फिर एक ट्रेनिंग स्कूल का पायलट जो है, पायलट ट्रेनिंग स्कूल का जो पायलट है जो ट्रेन करते हैं, वो ये जानकारी देते हैं, प्लेन को लैंड करने की मदद करते हैं। यानी सब कुछ पायलट के हाथ में होता है, कोई उपकरण नहीं लगे वहां। प्लेन बारामती के पास पहुंचा, पायलट ने शायद देखा कि धुंध पूरी छटी नहीं थी, या धुंध या हेज कहते हैं वो था, क्योंकि कोहरा तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा। बड़े एयरपोर्ट पर तो क्या होता है कि एक ILS नाम का उपकरण होता है। ILS मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ये 3 तरह के होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इनमें जो सबसे बेसिक वाला ILS होता है, यानी कैटेगरी 1 वाला, वो तब भी विमान की लैंडिंग करवा देता है जब आधा किलोमीटर तक भी दिखाई दे रहा हो। कैटेगरी 3 वाला ILS तो तब भी लैंडिंग करवा देता है जब बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा हो। ये ILS ऐसे करता है कि ये रेडियो सिग्नल भेजता है, और प्लेन में रिसीवर लगा होता है जो रेडियो सिग्नल पकड़ता है, और प्लेन को उससे पता चलता है कि हवाई पट्टी कहाँ है, वो कहाँ से कहाँ तक फैली है, उसका सेंटर कहाँ पड़ रहा है, उसकी ऊंचाई कितनी है। मतलब प्लेन से हवाई पट्टी कितना नीचे है, जैसे जैसे उसके पास प्लेन पहुंचता जाता है तो पता लगता रहता है सिग्नल से कि अब और कितना जाना है, और कितना जाना है। जैसे समझ लो आप गाड़ी पार्क करते हो तो आजकल सेंसर से पता चलता है ना, कुछ कुछ वैसे ही, बस गाड़ी में सेंसर लगे होते हैं। प्लेन और ILS में ये काम रेडियो सिग्नल से होता है। लेकिन बारामती में तो वैसा एयरपोर्ट है नहीं। उस छोटी हवाई पट्टी में ILS यानी ये वाला लैंडिंग सिस्टम लगा ही नहीं हुआ है। ऐसी जगहों पर VFR से लैंडिंग होती है। VFR मतलब विजुअल फ्लाइट रूल्स। तो सीधा मतलब यह है कि पायलट अपनी आंखों से देखकर लैंड करता है ऐसी हवाई पट्टियों पर, विजुअल फ्लाइट रूल्स। और प्लेन 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़कर जब धीरे होकर नीचे की तरफ आता है तो उसको लगभग 4-5 किलोमीटर आगे का दिखाई देना चाहिए, तब पायलट अंदाजा लगा पाता है कि कहां लैंड करवाना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तड़के सुबह की धुंध बारामती में पूरी तरह नहीं छटी थी। CCTV में तो साफ दिख रहा है, हवाई पट्टी को पूरी तरह साफ देखने में शायद ऊपर से दिक्कत थी। तो प्लेन ने लैंडिंग ट्राई की लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। पायलट प्लेन को, या फिर प्लेन में कुछ खराबी आई इसलिए नहीं कामयाब हो पाया, तो पायलट प्लेन को फिर से ऊपर लेकर गए ताकि दोबारा धुंध के ऊपर जाकर, अगर धुंध थी तो, और फिर वहां से आकर हवाई पट्टी का ऊपर से सही सही अंदाजा लगाकर सही जगह पर उतार सकें।
धुंध में एक बड़ी दिक्कत यह होती है कि धुंध के ऊपर से तो कई बार जमीन दिख रही होती है, लेकिन अगर सीधा नीचे देखो तो दिख रही होती है, लेकिन उसमें जब उतरते हैं और नीचे आते हैं तो धुंध के बीच में एक पल के लिए नीचे साफ नहीं दिखता, एक पल के लिए। और यहां बारामती में कोई लैंडिंग सिस्टम नहीं था, जिससे हवाई पट्टी से कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। अपनी आंखों से देखकर ही लैंड करना था। प्लेन 800 की स्पीड से कम होकर नीचे की तरफ आया, 700, 600, 400, 300 किलोमीटर प्रति घंटा से और कम होता हुआ नीचे आया होगा, और उस स्पीड पर पायलट अंदाजा लगा रहे होंगे कि रनवे कहां है। हो सकता है कोई धुंध का या बादल और कोहरे का कोई थक्का अचानक से आ गया, आसपास क्लियर हो लेकिन कोई धुंध का थक्का आ गया। और सोचिए आप जैसे 200-250 की स्पीड पर कार चला रहे हो और बाकी जगह साफ दिख रहा है, लेकिन अचानक कोई कोहरे का छोटा सा थक्का भी आ जाए तो एक पल के लिए दिखना मुश्किल हो जाता है। और वैसे तो पायलट इसके लिए ट्रेंड होते हैं, इस प्लेन में भी अनुभवी पायलट ही थे, लेकिन लगता है कि दूसरी कोशिश में भी नीचे आते टाइम उनको एक पॉइंट पर अंदाजा नहीं रहा कि हवाई पट्टी किधर है और कितनी ऊंचाई बाकी रह गई लैंड करने में। और बूम, 8:46 पर प्लेन जमीन से टकराया तो दिखा वो हवाई पट्टी से 100 फीट चूक गया था। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि प्लेन क्रैश होते ही आग की बड़ी बड़ी लपटें उठी, धुएं का गुबार दिखाई दिया, प्लेन के टुकड़े बिखर गए। अब पायलट का अंदाजा गलत हो गया या प्लेन में टेक्निकल गड़बड़ी हो गई, ये तो खैर जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह की हवाई पट्टियों में ये वाले खतरे रहते हैं क्योंकि कोई ऑटोमेटिक गाइडेंस सिस्टम नहीं होता, सब नजर पर निर्भर होता है। और गाड़ी की स्पीड पर आप भटक जाओ, कार की स्पीड पर तो डिवाइडर से टकरा जाते हो, लेकिन प्लेन की स्पीड पर भटकने से फासला कई फीट का भी हो जाता है, जैसे यहां पर हुआ, और प्लेन जमीन पर जाकर क्रैश कर गया और अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। 100 बात की बात। इधर यूपी के हाथरस में एक लड़के के खुदकुशी करने से सनसनी मच गई। उत्तर प्रदेश की हाथरस पुलिस ने दावा किया कि एक लड़का हाथ में सुसाइड नोट लेकर फांसी के फंदे से लटक गया। पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले उसने अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ दी थी और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसके सुसाइड नोट में लिखा था कि ठीक होने का दिखावा करते करते थक चुका हूं। चंडीगढ़ में कई निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। बताया गया कि ईमेल के जरिए धमकी दी गई और इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने स्कूलों को खाली करवाया और तलाशी ली। बीजेपी नेता अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव के बीच सब कुछ सामान्य होने की खबरें आई। खुद प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और उसमें दावा किया कि उन्होंने अपने पत्नी के साथ अपने मतभेद सुलझा लिए। उधर झारखंड के पाकुड़ में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर बवाल कर दिया। बताया गया वहां एक स्कूल बस ने एक स्कूटर सवार को टक्कर मारी। हादसे के बाद उस लड़के की उसी जगह मौत हो गई। हालात संभालने के लिए तुरंत वहां पुलिस पहुंच गई, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचते ही गुस्साए लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला और पथराव कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। नाराज लोगों ने उस स्कूल का घेराव किया जिसकी बस से स्कूटर सवार की टक्कर हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर नारेबाजी की। उनका यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। बाद में प्रशासन ने पीड़ित परिवार से बात कर पूरा मामला शांत करवाया। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में गाड़ियों पर विधायक का फर्जी पास और पुलिस वाली लाल बत्ती लगाने पर बड़ी कार्रवाई की गई। दिल्ली मेरठ हाईवे पर गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया क्योंकि उनमें एक गाड़ी पर पुलिस की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली लाइट लगी नजर आई और एमएलए लिखा हुआ एक स्टिकर भी चिपका हुआ दिखाई दिया। एक भाई की गाड़ी से आया तुम्हारे पास, गाड़ी भाई करो इसमें। कब लिए गाड़ी तुमने? 1 साल हो गया। उस गाड़ी के अलावा वहां एक और गाड़ी पर भी एमएलए लिखा हुआ स्टिकर लगा होने के आरोप लगे। ये बीएच नंबर है सर, बीएच नंबर पापा अरविंद है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर पुलिस ने उन गाड़ियों पर लगे स्टिकरों की जांच की, लेकिन आरोप लगा कि उन पर विधायक का फर्जी पास लगाया गया था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया। 1000 बार हार हो तो हो रहे तो हो रहे, 1000 बार हार हो तो हो रहे तो हो रहे, सपाट गर लिलार हो तो हो रहे तो हो रहे। 100 बात की एक बात कही सज्जन धर्मेंद्र ने, न आंख मूंद कर कभी किसी को मानिए खुदा, कोई युगावतार हो तो हो रहे तो हो रहे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।